अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक ही कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ओहम्स लॉ क्या होता है और ओहम्स लॉ जो है उसकी इक्वेशन हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं और ओहम्स लॉ की चंद लिमिटेशंस जो है वो हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। सही है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ओहम्स लॉ जो है वो ड्राइव किसने किया था। सही है, तो ओहम्स लॉ जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट है साइमन ओहम, उन्होंने एक लॉ जो है यानी कि एक थ्योरी हमें जो है वो पेश की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो करंट और वोल्टेज, ये दो चीज़ हम बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपके पास वोल्टेज और एम्पेयर यानी कि करंट आपके पास होता क्या है, यानी कि वोल्टेज जिसके हमारे पास 3 या 4 नाम है, जिस तरह से EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही है, और वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं और इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट होती है। इसी तरह हमारे पास होता है करंट। अच्छा, करंट जो है उसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, एम्पेयर, और वोल्टेज की यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट। ये तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन वोल्टेज और करंट होते क्या है, इस चीज़ में बहुत सारी हमें कन्फ्यूजन है। तो हमारे पास जो ओहम्स थे, जो हमारे पास साइंटिस्ट थे ओहम, उन्होंने इस कन्फ्यूजन को दूर किया और हमें एक रिलेशन बताया कि हमारे पास करंट का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है या वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन है। तो ओहम्स लॉ बेसिकली हम ये कहता है कि जब भी किसी कंडक्टर में जो है आपके पास करंट फ्लो होता है, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो डायरेक्टली पोर्शन होता है वोल्टेज के या तो पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब साफ ये है कि किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा या जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास करंट भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास करंट जो है I, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास V यानी कि वोल्टेज के या तो पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन इसकी एक शर्त ये है कि आपके पास जो फिजिकल स्टेट है, डायमेंशन है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओहम्स लॉ किसी आपने कंडक्टर पर अप्लाई किया, सही है, फिर दोबारा जब आप अप्लाई कर रहे हो, आपने एक रीडिंग नोट कर ली, दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो आपने उसकी टेम्परेचर वही रखना। ये नहीं कि पहले आपके पास टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर था 28 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब दोबारा आपने किया तो टेम्परेचर माइनस में था। तो दैट्स व्हाई जब टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ों की लेंथ में जो है वो कमी आती है। हमने ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ जो है, लेंथ भी साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। सही है, तो टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास लेंथ भी किसी भी कंडक्टर की कम हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो फिजिकल स्टेट उसकी रखी है वो वही होनी चाहिए, उसकी स्टेट या शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, तब उन जो है कंडक्टर पे ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओहम्स लॉ दोबारा पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल लो, एक ही बात है। अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सही है, तो कंडक्टर के आपके पास ऐसी बात है 2 एंड होंगे, जिससे आपका बैटरी है उसके 2 टर्मिनल होते हैं। इसी तरह कंडक्टर के आपके पास 2 एंड होंगे, एक में जो आपका पॉजिटिव जो है वो चार्ज फ्लो हो रहा होगा और एक में नेगेटिव। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, वही वाली बात कि फिजिकल स्टेट, डायमेंशन और टेम्परेचर जो है वो आपके पास सेम रहना चाहिए। अगर तो टेम्परेचर, डायमेंशन और आपके पास फिजिकल स्टेट सेम है तो ओहम्स लॉ की रीडिंग आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, तो आपके पास जो है वो ये 3 चीज़ें आपके पास अगर कांस्टेंट है तो ओहम्स लॉ आप किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। सही है, तो ओहम्स लॉ में I जो है करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। सही है, तो हमें पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आना लाजमी होता है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हम पुट करेंगे K, तो I इक्वल्स टू KV। अब ये K क्या है, K जो है एक हमारे पास जो है कांस्टेंट है और इस K को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो K को हम क्या बोलते हैं, K को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। सही है, अब ये K जो है इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ये K जो है ये बराबर होता है रेजिस्टेंस, ये K जो है बेसिकली रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहिमत। सही है, आपके पास अगर कोई भी तार है तो जाहिर सी बात है उसमें जितना आप वोल्टेज या जितना करंट फ्लो करवा रहे होगे तो पूरा करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है उसको कोई चीज़ रेजिस्ट करेगी और वो रेजिस्टेंस जो है उस बॉडी की अपनी होगी। यानी कि एक आपने अगर सिल्वर की वायर ली है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ जो है करंट वो ज़ाया हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपके पास जो K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। सही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि K जो है वो इक्वल है 1/R के। सही है, तो अब इस K की वैल्यू को इस फार्मूले में अगर पुट करेंगे
तो हमारे पास बन जाएगा I इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय 1/R या V/R भी हम लिख सकते हैं, सही है। तो V जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा V अपॉन, अच्छा ये R जो है हम लोग कैपिटल लेंगे, कोई रेजिस्टेंस का R हमेशा बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे R जो है वो कैपिटल लेंगे रेजिस्टेंस का, और यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास V/R आ जाएगा, सही है। तो R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू I/R, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। और इस इक्वेशन से आपको अगर पता होगा किसी भी बॉडी में कितना वोल्टेज है और कितना करंट है, तो आप इजीली रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपको रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है तो I यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V/I के, सही है। अच्छा R जो है यहाँ पे, R क्या है, R हमारे पास है रेजिस्टेंस, सही है। जिस तरह हमने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैपेसिटेंस थी, इसी तरह रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास ये कैपिटल R से हम डिनोट करेंगे। इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो इसकी यूनिट क्या बनेगी हमारे पास, कि V जो है वोल्टेज है, तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा वोल्ट, सही है। और करंट की यूनिट होती है हमारे पास एम्पेयर, तो इसको हम वोल्ट पर एम्पेयर में मेजर करते हैं, और इस ये वोल्ट पर एम्पेयर बराबर होता है ओहम के, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट थे ओहम, तो उन्होंने हमारे पास उन्होंने अपने नाम पे जो है वो यूनिट रखी, तो उसकी यूनिट होती है ओहम, और इसका ये सिंबल होता है ओहम का, सही है। अच्छा अब हमने ओहम्स लॉ की जो है वो इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब हमने ये चीज़ ये पता करना है कि ओहम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, यानी कि क्या होगा कि ओहम्स लॉ जो है किन किन कंडक्टर्स पे अप्लाई होगा और किन कंडक्टर्स पे अप्लाई नहीं होगा, और इसकी लिमिटेशंस क्या है, सही है। तो ओहम्स लॉ जो है साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस लाइक थर्मोडायनामिक्स वगैरह में काफ़ी जो है वो इसका यूज़ होता है, और 90% तक तकरीबन जो है ये कंडक्टर पे जो है ये लॉ जो है वो पूरा उतरता है, सही है। तो इसकी हम लिमिटेशन इस वीडियो में जो स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लिमिटेशंस, सही है। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, कि ओहम्स लॉ की वैसे तो बेसिक लिमिटेशन यही होती है कि आपके पास, जैसे आपके पास मिसाल ले लो कि एक तार है 10 मीटर का, सही है। अब उस 10 मीटर की तार में अगर आप 1 या 2 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो उसमें से क्रॉस करवाओगे, तो जाहिर सी बात है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तार जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और आप जो उसमें से वोल्टेज या करंट फ्लो करवा रहे हो वो बहुत कम है। तो ऐसे जो कंडक्टर होंगे उन्हें हम नॉन ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं, सही है। और ओहम्स लॉ में जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं उसका ग्राफ हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनने की वजह ये है कि अगर आप हमारे पास जो है वो एक ग्राफ है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और ये पॉइंट होता है ओरिजिन, सही है। ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही है। अच्छा हम एक्स एक्सिस पे हमेशा वो चीज़ रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, सही है। तो हमेशा जो है करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, सही है। तो वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, वोल्टेज रखेंगे, और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे करंट, सही है। अच्छा अगर जिस तरह से अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता रहूंगा उसके साथ साथ जो है वो करंट भी बढ़ता रहेगा, यानी कि अगर मेरे पास वोल्टेज 0 था तो करंट भी मेरे पास 0 होगा। जैसी वोल्टेज मेरे पास समझ लें कि मेरे पास 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मेरे पास करंट जो है वो हो सकता है कि डायरेक्ट 2 एम्पेयर का हो जाए। अगर मेरे पास ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, सही है, कि अगर 0.4 वोल्ट का मेरे पास वोल्टेज होगा तो हो सकता है कि मेरे पास करंट जो है वो कितने एम्पेयर का हो जाए, ये 2 1 2 3, सही है। अगर मेरे पास 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो मेरे पास जो है वो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर, सही है। इसी तरह अगर मेरे पास 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मेरे पास करंट जो है वो 2 एम्पेयर हो जाएगा। इसी तरह अगर 0.6 है तो करंट जो है वो, यानी कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए मिलेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी और एक चीज़ कम करोगे दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन जो नॉन ओहमिक कंडक्टर होते हैं जिन पे ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता उसका आपको ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, उस पर आपको कर्व पाथ मिलेगा, सही है। अच्छा लिमिटेशन इसकी स्टडी करते हैं थोड़ी। नंबर 1 है हमारे पास, ओहम्स लॉ इज एन एम्पेरिकल लॉ विच इज फाउंड ट्रू फॉर मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट बट नॉट फॉर ऑल। वही जो बात मैंने अभी बताई आपको कि तमाम एक्सपेरिमेंट में ये कामयाब नहीं है, बल्कि लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो है ओहम्स लॉ जो है, यानी कि आप 90% कर लो 80% कर लो, एक्सपेरिमेंट में ये ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। नंबर 2 है हमारे पास, सम मटेरियल्स आर नॉन ओहमिक अंडर अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा कुछ मटेरियल्स ही ऐसे होते हैं जिन पे जो है जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होती है, उन पे ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारे पास, कि नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास कि ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल तो है
ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में, लेकिन 100% एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1 पॉइंट क्या हमारा कि नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट। तो सब एक्सपेरिमेंट में ओहम्स लॉ की वैल्यू जो हमारे पास एक्यूरेट नहीं आती, लेकिन मोस्टली जो हमारे पास सही आती है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास वीक नॉट एप्लीकेबल ऑन वीक कंडक्टर्स, सही है। तो कुछ कंडक्टर्स जिनकी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक होती है, तो उन पे भी ओहम्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, ओहम्स लॉ होल्ड ट्रू ओनली अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टिविटी चेंजेस विद द टेम्परेचर। वही बात जो मैंने आपको बताई थी पहले कि आपके पास अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर के चेंज होने से चीज़ों की लेंथ में भी चेंज आता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो चीज़ों की लेंथ जो है वो भी कम होती है, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ चीज़ों की लेंथ भी ज़्यादा होती है, जिससे रेजिस्टिविटी में फ़र्क आ सकता है। तो आपके पास टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत लाजमी है ओहम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। नंबर 4 है, एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी आपके पास होगा। वो हम लोग पावर, आगे जब पावर पढ़ेंगे तो पावर डिसिपिटेशन में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी में अगर करंट जितना ज़्यादा फ्लो होता है तो आपके पास एनर्जी भी उतनी ज़्यादा वेस्ट होती है और टेम्परेचर जो है वो बॉडी का बढ़ जाता है, सही है। अच्छा, उसके बाद हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय जूल्स हीट लॉ H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अच्छा, ये जो जूल्स लॉ है आगे हमने पढ़ना है, सही है। पावर में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़नी है कि कोई भी बॉडी आप उसमें जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितनी देर के लिए फ्लो होगा उतनी ज़्यादा उसमें से हीट जो है वो खारिज होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कोई बंदा 3-4 घंटे से लैपटॉप यूज़ कर रहा है, तो आप चेक करोगे कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने की वजह है कि उसमें से हीट डिसिपिटेट होगी। जब हीट डिसिपिटेट होगी तो आपके पास बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास, ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन नेटवर्क सर्किट। अच्छा, कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास ओहम्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता, सही है। नंबर 6 है हमारे पास, ओहम्स लॉ डज नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू द कैपेसिटर सर्किट एंड इंडक्टर सर्किट। अच्छा, ओहम्स लॉ जो है वो डायरेक्टली जो है कैपेसिटर सर्किट, हमारे पास कैपेसिटर सर्किट और इंडक्टर सर्किट पे अप्लाई डायरेक्टली नहीं होता, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो ग्राफ वाली बात अभी बता चुका हूँ कि आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी ओहम्स लॉ आप अप्लाई करोगे, ओहम्स लॉ का ग्राफ जो है आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सही है। लेकिन जब नॉन ओहमिक आपके पास कंडक्टर होगा, ओहम्स लॉ अप्लाई जिसमें नहीं हो सकता, तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद है, द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स आर मच डिफरेंट फ्रॉम ओहमिक कंडक्टर। अच्छा, इस ग्राफ में आपके पास आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे। आपके पास यहाँ पे 3 ग्राफ बने हुए हैं। जो आपके पास 15.6 है, उसमें आप देखो कि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है। और जो आपका 15.5 है, सही है, उसमें नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जिसपे आपके पास कभी ऐसा हो रहा है कि वोल्टेज बिल्कुल कम हो रहा है, सही है, तो आपके पास करंट भी बिल्कुल कम हो रहा है, सही है। और जब आपके पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो करंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही, उसकी रीडिंग जो है बार बार डिफरेंट हो रही है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। जब भी बात आएगी ओहमिक कंडक्टर की तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना लाजमी है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है ओहम्स लॉ की, कि आई होप आपको समझ आ गई होगी और उसकी यूनिट फार्मूला वगैरह सब समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे के टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।